नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। सिनर्जी मेरिट और एमओएल शिपिंग कंपनियों ने मिलकर भारतीय नाविकों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन कंपनियों ने घोषणा की है कि वे एमओएल के आने वाले जला जहाज़ों, जिसमें गैस टैंकर और ऑयल टैंकर शामिल है, में अधिक से अधिक भारतीय नाविकों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। इस पहल के तहत कंपनी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भारतीय नाविकों को रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कंपनी का लक्ष्य अगले 2 या 3 वर्षों में 20 से अधिक जहाज़ों को एमओएल कंपनी से जोड़ना है, जिससे करीब 200 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। एमओएल शिपिंग के कैप्टन मान ने कहा कि कंपनी भारतीय नाविकों की क्षमता और कौशल से प्रभावित है और वे उन्हें अपने जहाज़ों में रोजगार देने के लिए उत्सुक हैं। यह पहल भारतीय नाविकों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समुद्री उद्योग के विकास में भी योगदान मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है कैप्टन अंशुल राजवंशी और मैं रिप्रेजेंट करता हूं सिनर्जी मैरीटाइम कंपनी को। हमारे साथ मेरे दाहिनी तरफ हैं कैप्टन मानो। ही इज़ रिप्रेजेंटिंग शिपिंग कंपनी कॉल्ड एमओएल शिप, और उनके साथ हमारे कैप्टन हैं साथ में कैप्टन शरणजीत सिंह। ही इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एमओएल शिपिंग कंपनी। एंड मिस्टर तकामेसान अगेन, he is representing MOL shipping company from Japan। और मेरे कलीग हैं कैप्टन अमित शर्मा, जो हमारे साथ इंडिया में इनका ऑपरेशंस देखते हैं। यहाँ पे आने का पर्पस, लखनऊ में यही पर्पस है कि MOL कंपनी के जितने भी जहाज़ हैं जो आगे आने वाले टाइम में गैस टैंकर हैं या ऑयल टैंकर हैं, उन जहाज़ों को इंडियन सीफेयर्स के साथ मैन किया जाए, उसमें इंडियन सीफेयर्स को रोजगार दिया जाए। इसी पर्पज से हम लोग लखनऊ आए हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जा रहे हैं कि जितने भी शिप हमें मिले इस कंपनी के, एमओएल कंपनी के, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को अवसर दें नौकरी का। देखिए, एक जहाज़ के ऊपर मिनिमम 21 या 22 लोग रहते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब अगले 2 या 3 साल में कम से कम 20 जहाज से ज़्यादा इस कंपनी से। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप आधे भी लगाएंगे ऑफिसर्स को, तो वी आर लुकिंग एट एटलीस्ट 200 पीपल जो जहाज़ के ऊपर रहेंगे और 200 लोग जो छुट्टी पे रहेंगे, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को रिलीव करते हैं जा जाके। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि जिस पर्पज से हम लोग लखनऊ आए हैं, मुझे उम्मीद है यहाँ के जो सी फेयरर्स हैं उनको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एमओएल कंपनी में सेल करने की। हमने पहले भी यहाँ से इन शिप्स के लिए लोगों को रिक्रूट किया है, तो नॉर्थ इंडिया से हमारे ऑफिसर्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। अभी हम लोग जयपुर में थे तो हमारा गैदरिंग कुछ 400 पीपल का वहाँ पे था। फिर चंडीगढ़ में थे तो वहाँ पे भी हमारे पास कुछ 200 लोग थे। अभी यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, मुझे लगता है कुछ 300 लोगों का गैदरिंग यहाँ पे भी हुआ है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, लोगों का इंटरेस्ट है कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। लोगों का भरोसा है कि ये कंपनी, क्योंकि हम लोग इतने साल से सिनर्जी के साथ, सिनर्जी और एमओएल साथ में काम कर रहे हैं, तो लोगों ने ये काम देखा है, लोगों को पसंद आया है और लोगों को लग रहा है कि ये कंपनी जो है आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि लोगों को एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, एक सेफ्टी की फीलिंग आती है कि मैं जब जहाज़ में जा रहा हूँ तो वापस ज़रूर अपनी फैमिली के पास वापस आऊँगा। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी का, क्योंकि ओनर है, ओनर अपने जहाज़ों को साथ में संभाल रहा है। ये ऐसा है जैसे कोई आदमी अपने घर में रहे या कोई किराएदार उसके घर में रहे, तो यहाँ पे अपना मालिक ही अपने जहाज़ों को संभाल रहा है, तो उसका फ़र्क पड़ता है। वो सारा जेन्युइन काम, जेन्युइन स्पेयर सब कुछ देते हैं, अच्छे से साइन ऑन साइन अप करते हैं, लोगों की केयर ऐसे करते हैं जैसे उनके खुद के बच्चे हैं।
तो इससे काफ़ी लोगों को इसका असर पड़ता है और असर दिखता है। लोग नाम की वजह से यहाँ आ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोग ज्वाइन कर पाएँ, तो उसी के लिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं। मेरे एमडी हैं SMRSPL में कैप्टन अंशुल राजवंशी, उन्हीं के साथ में ये पर्टिकुलर वर्टिकल को देखता हूँ, इसकी रिक्रूटमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो कोई भी क्वेरी हो हम लोग उसके लिए यहाँ पे हैं, कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमारा इंटेंशन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार इंडियन सीफेयर्स के लिए प्रोवाइड करें, वही हमारा इंटेंशन। हमारी कंपनी में अभी 25,000 प्लस सीफेयरर्स हैं, 25,000 प्लस सीफेयरर्स, एक्टिव सीफेयरर्स हमारे पास हैं। एक कंपनी जो सिनर्जी मैरीटाइम की अगर हम बात करें तो हम 710 जहाज़ हमारे पास अपने हैं, 710 शिप्स को हम लोग मैनेजमेंट और मैनिंग करते हैं ऑल टुगेदर, जिसमें MOL एक पार्ट है जिसके लिए हम लोग खाली मैनिंग करते हैं, जिसमें खाली ह्यूमन रिसोर्स का काम हमारा है, बाकी ऑल शिप सारा मैनेजमेंट का काम अपने ओनर्स करते हैं। तो ऐसे शिप्स हमारे पास कुछ 31 शिप्स एट दिस मूवमेंट है और इन लोगों ने अभी हमें दिया है भरोसा पूरा कि 30 मोर शिप्स विल बी एडेड इन अनदर कमिंग 3 ईयर्स। तो कुल एक 60 जहाज़ों का ये एक पूल बन जाएगा हमारे इंडिया में। तो अच्छा रोज़गार के अवसर हैं। नए बच्चों के लिए भी जो स्कूल से निकल के आ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे रोज़गार के अवसर हैं, क्योंकि अपने जहाज़ों पे नए कैडेट, नए TME ये सब लेते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अवसर हैं। Roll? Yeah. Well, thank you very much for coming and for me that second visit to Lucknow. So 10 years back that the first time and this is second visit Lucknow. So thank you very much for the supporting everyone. So yeah. Captain Mano had come to Lucknow 10 years back and he is very happy to come back again. यहाँ से बहुत सपोर्ट मिला है सीफेयर्स का इन जहाज़ों के लिए, तो ही इज़ वेरी हैप्पी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2022 में योगी 2.0 सरकार के तहत अध्यक्ष पद संभालने के बाद सतीश महाना के प्रभावी कार्यों के ने देश भर में ध्यान आकर्षित किया है। कागज रहित विधानसभा कार्यवाही से लेकर विधानसभा की संरचना को सुधारने तक उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अपने कार्यकाल में 3 साल पूरे होने पर महाना ने इस अवधि की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया, जिसमें नवाचार और तकनीकी उन्नति को प्रमुखता दी। खास बात यह है कि 2022 में विधानसभा बिना किसी स्थगन के कार्य कर रही है। एक विशेष बातचीत में महाना ने आगामी पहलों जैसे विधायी प्रतिक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की जानकारी भी दी। 3 साल में कितना बदलाव हुआ है, क्या क्या खास रहा 3 साल के कार्यकाल में आपके? देखिए, 3 साल में जो विधायिका का एक कनेक्ट होना चाहिए था आम पब्लिक के साथ, वो हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभों में विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि विधायिका उस देश के और उस प्रदेश के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को ये कहा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन अगर कोई होता है तो प्रतिनिधि के नाते से तो माननीय विधायकगण और लोकसभा में माननीय सांसदगण करते हैं। तो लोगों का एक कनेक्ट जो जनता के बीच में से नहीं हुआ था, एक डिस्कनेक्ट सा था, उसको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ कनेक्शन के रूप में मैंने स्थापित करने का प्रयास किया है। उसमें कुछ सफलता मिली है, बहुत कुछ काम उसमें बाकी भी है, लेकिन अब आम व्यक्ति विधायिका के बारे में, विधायकों के बारे में, विधायकों के कर्तव्यों के बारे में, विधायकों के परफॉर्मेंस के बारे में जागरूक है। जिस क्षेत्र से विधायक चुनकर आते हैं उस क्षेत्र की जनता विधायक का परफॉर्मेंस देखती है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से देखे, चाहे वो सोशल मीडिया के अन्य जो स्तंभ हैं उनके माध्यम से देखे, चाहे टीवी के माध्यम से देखे। तो आज जनता के बीच में जनता के प्रतिनिधि की मार्किंग हो रही है, लोग उसको देख रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये 3 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इसको मानता हूँ। और दूसरी उपलब्धि मैं मानता हूँ, जो एक परसेप्शन नेगेटिव था MLAs के प्रति, इंस्टीट्यूशंस के प्रति, वो नेगेटिव परसेप्शन में भी चेंज आया है। लोगों एक पॉजिटिव, अब लोग ये नहीं मानते कि विधायक अनपढ़ हो सकता, अब लोग कहते हैं कि विधायक बनना है तो पढ़ना लिखना पड़ेगा। आज जो हमारे विधानसभा में अभी यूथ का एक सम्मेलन चल रहा है, तो उन युवाओं की जो वाणी है, जो भाषा है, जो उनमें कॉन्फिडेंस है, और जिस समय भी हम मूव करते हैं सोसाइटी के अंतर्गत तो नौजवान राजनीति की तरफ आकर्षित हो रहा है,
पढ़े लिखे लोग राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये इन 3 साल की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं इसको मानता हूँ। इनोवेशन टेक्नोलॉजी में आप यूपी विधानसभा को कहाँ देखते हैं? काफी चेंजेस आए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में। इनोवेशन टेक्नोलॉजी में आज पूरे देश की विधानसभाओं में हम अग्रणीय स्थान के रखते हैं। 2022 में 29 मार्च को मैं सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। मैंने लगभग 1.5 माह में इसको ई विधान में कन्वर्ट कर दिया था और तब ये देश की पहली विधानसभा थी जो ई विधान लागू करने के लिए तैयार थी। आज हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी ही हम एआई को इंट्रोड्यूस करेंगे विधानसभा में। पूरे देश की विधानसभाओं में डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अग्रणीय स्थान के ऊपर हैं, इस बात को मुझे कहते हुए गर्व है। और पूरे देश के असेंबलीज से माननीय वहाँ के अध्यक्ष, स्पीकर्स या फिर वहाँ की टीम उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखने आ रही है, उससे बहुत कुछ सीखने को आ रही है। अब सब देश में हर जगह कोई आगे पीछे हम नहीं कह सकते कि हमसे कोई पीछे, हमसे कोई आगे, लेकिन निश्चित रूप से भारत सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा को ई विधान में अग्रणीय स्थान रखने के लिए एक सर्टिफिकेट भी दिया। सर, पहले 2022 से पहले विधानसभा कई बार बाधित होती थी, लेकिन 2022 के बाद जब से आए अब बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहती है। इसे किस उपलब्धि में मानते हैं? ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो विधानसभा का उनको ये मंडप मिलता है, विधानसभा को जो प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बात कहने के लिए, तो मैंने जिस समय नौजवानों के बीच में बातचीत करी थी, एमएलएस के अलग अलग ग्रुप्स में मैंने बातचीत करी, तो मैंने उनको एक बात बताई थी। तो मैंने कहा कि लगातार, क्योंकि मैं 8 बार जीता हूँ, तो इसीलिए मैंने उसको ये एग्जाम्पल के रूप में बताया कि 8 बार जीतने के लिए आपको 2 महत्वपूर्ण काम करने हैं। एक तो आपका व्यवहार, आपका आचरण, और दूसरा जनता के साथ आपका कनेक्शन और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना। तो इससे आप दोबारा जीत कर आ सकते हो, लेकिन दोबारा जीतने के साथ साथ आप आने वाले समय में आप प्रदेश के नेता बनोगे, देश के नेता बनोगे, और प्रदेश के नेता और देश के नेता बनने के लिए आपकी परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए, आपको अपनी क्षमता बताने के लिए, दिखाने के लिए, और जनता के अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म है विधानसभा। और विधानसभा में आपकी परफॉर्मेंस ही आपको प्रदेश का नेता बना सकती है। विधानसभा में ही आपको परफॉर्मेंस आपको देश में पहचान दे सकती है। तो उसको नाते से मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों को ये बात समझ में आई, जिसके कारण आज एडजर्नमेंट नहीं होता, जिसके कारण विधायक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। हरियाणा सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि इस वर्ष 31 मार्च को पड़ने वाली ईद उल फित्र को घोषित किया जाएगा, न कि समित अवकाश का मतलब है कि सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा से इस दिन को वेतन सहित छुट्टी से ले सकते हैं, जबकि सरकारी अवकाश में सरकारी कार्यालयों और संस्थानों ने अवकाश होता है। इस मुद्दे पर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास, जो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। आइए देखते हैं। हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से ईद की छुट्टी को रद्द किया है, निहायत काबिल अफसोस बात है। हमारे हिंदुस्तान में चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, ये सब एक गंगा जमनी तहजीब के तहत मनाए जाते हैं। हिंदू के घर मुसलमान जाता है, मुसलमान के घर हिंदू जाता है, मुसलमान जाके हिंदू के घर गुजिया खाता है, हिंदू मुसलमान के घर आके ईद में सिवई खाता है। ये हमारे मुल्क की एकता, अखंडता का सबूत है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हरियाणा सरकार ने मुस्लिम दुश्मनी का सबूत दिया है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जी सबके विश्वास की बात करते हैं और 32 लाख मुसलमानों को मोदी किट दी जा रही है ईद के मौके के ऊपर। केंद्र सरकार तो भारत के प्रधानमंत्री जी 32 लाख मुसलमानों को एक तोहफा दे रहे हैं मोदी किट के नाम से, और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ईद की छुट्टी को रद्द कर रही है। लिहाजा भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं जो मुल्क में फ़िरका परस्ती के माहौल को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, और यहाँ सबका साथ तोड़ने की, सबके विश्वास को ख़त्म करने की बात हो रही है। लिहाजा ये हरियाणा से जो आवाज़ उठी है, ये पूरे हिंदुस्तान में न सुनाई दे। लिहाजा इसके ऊपर पूरा दबाव बना के हरियाणा ही के अंदर इसका दम निकाल लिया जाए तो बेहतर होगा। सुकमा में आज सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई,
जिसमें 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। इस मुठभेड़ के परिणाम की पुष्टि करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों का आभार व्यक्त किया और राज्य की शांति व सुरक्षा बनाए रखने में उनकी बहादुरी की सराहना की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य है। सुकमा में आज नक्सली मुठभेड़ हो रहा है, जिसमें अभी तक 16 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं और इस बहादुरी के लिए हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो पूरा देश जानता है। और हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार वो बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से लगातार जब ऑपरेशन हो रहा है, दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद बरामद हो रहे हैं, EID बरामद हो रहे हैं। तो नक्सलियों के सारे मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं और अब अंतिम सांस ले रही है नक्सलवाद हमारे बस्तर में। और ये जो है अब बस्तर हमारा शांति और विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़ेगा। सरकार उसी तरह से योजना बनाकर काम कर रही है। एक तरफ जहां नियत नीलानार जैसी योजनाएं लेकर आए हैं, बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं, वैसे बस्तर मंडूम का भी आयोजन हो रहा है। तो बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाने का भी काम साथ ही साथ चल रहा है। 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। इसमें AK-47, इंसास और बहुत सारे हथियार भी बरामद हुए हैं। कंट्रीमेड वेपन्स भी कुछ इसमें हैं। ये बड़ी सफलता है जवानों की। हाँ, ऐसा है जरूर। मतलब अभी तक सूचना है, एक बार कंफर्म हो जाए तो मैं आपसे और सूचना कहता हूँ इस बात की। हम गोली नहीं चलाना चाहते, सरकार गोली नहीं चलाना चाहती। छत्तीसगढ़ की सरकार भी या केंद्र की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती। ये बहुत स्पष्टता के बीच हम सबके बीच में है। बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी के साथ हम साथ में हैं। कोई असुविधा किसी को नहीं होगी। सरेंडर करना चाहिए, साथ होना चाहिए, मुख्य धारा में होना चाहिए। देश की सेवा करने के लोकतंत्र में जो तरीके हैं उन तरीकों पर होना चाहिए। देश के अन्य राज्यों में पता चलता है कि पहले जो नक्सली थे सरेंडर करके चुनाव लड़के आज वो मंत्री बने हुए। तो प्रावधान है भाई, उन प्रावधानों के अंतर्गत काम करना चाहिए।
अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।